अभय उस चेंजिंग रूम के अंदर घुस जाता है। अभय जब चेंजिंग रूम में अंतर होता है तो वह देखता है कि श्री मिरर की तरफ मुंह कर कर अपने हाथों से अपने सूट की चैन लगाने की कोशिश कर रही थी। श्री के सूट के चैन बैक साइड में थी और काफी ज्यादा डीपी थी, जिसकी वजह से श्री की पीठ आधे से ज्यादा दिख रही थी, जिसकी वजह से श्री उसे लगा नहीं पा रही थी। श्री चेन को लगाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे अपनी पीठ पर किसी के गर्म हाथ महसूस होते हैं। श्री को जब अपनी वे के साइड पर किसी के हाथ में महसूस होते हैं, वह थोड़ी सी चौंक जाती है और अपना सर उठाकर मिरर में देखती है। श्री जब मिरर में देखती है तो अपने पीछे अभय को पाकर थोड़ी सी शोकड़ हो जाती है और जल्दी से अभय की तरफ मुड़कर उससे अपनी शोकड़ भरी आवाज में कहती है, आप अंदर क्या कर रहे हैं? प्लीज जाइए यहां से। श्री की हालत और उसे घबराता देख अभय के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान तैर जाती है और वो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उससे कहता है, क्यों? तुमने ने ही तो मुझे आवाज देकर बुलाया था और अब तुम ही मुझे बाहर जाने के लिए बोल रही हो। मैं तो तेरी मदद करने आया था। अभय को अपनी तरफ आता है देख श्री घबरा जाती है और अपने कदम पीछे लेते हुए उससे कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज वहीं रुक जाइए और मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। प्लीज आप बाहर जाइए। श्री को ऐसे घबराता देख अभय को बहुत मजा आ रहा था और वह एक डेविल मुस्कान मुस्कुराकर उसके हाथ को अपने हाथ से बहुत ही सेंसुअल तरीके से छूटे हुए उससे कहता है, मैं क्यों बाहर जाऊं? और तुम इतना घबरा क्यों रही हो मिस मिश्रा? आज नहीं तो कल यह सब कुछ मेरा ही होने वाला है, तो मैं इसे आज देखूं या कल क्या फर्क पड़ता है? अभय के ऐसे छूने से श्री खुद में सुकृति जा रही थी। अभय की बात सुनकर श्री उसके हाथ को झुकती है और उससे थोड़े गुस्से से कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा और प्लीज हमें हाथ लगाना बंद कीजिए। मुझे आती है जब आप मुझे छूते हैं। श्री की बात सुनकर और उसके ऐसे हाथ झटकने से अभय को बहुत गुस्सा आता है और वह श्री के बाजुओं को अपने हाथों से कसकर पकड़ता है और वही की एक दीवार से लगाकर अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाकर उसके अपने दांत पीसते हुए कहता है, मेरे छूने से घिन आती है तो किसके छूने से अच्छा लगता है मिस मिश्रा? यह कहते वक्त अभय की पकड़ श्री के बाजुओं पर कश्ती जा रही थी, जिससे श्री को बहुत दर्द हो रहा था और उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। श्री अपने नाम आंखों से अभय को देखती है और उससे अपनी दर्द भरी आवाज में कहती है, हुक्म सा छोड़िए मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे दर्द हो रहा है। श्री की बात सुनकर अभय उसके बाजू पर अपनी पकड़ कसते हुए उससे गुस्से से कहता है, दर्द हो रहा है तो इस दर्द को सहने की आदत डालो मिस मिश्रा, क्योंकि अब जब मैं तुम्हें छूहूंगा तब तुम्हें यह दर्द महसूस होगा। और क्या कहा तुमने, घिन आती है मेरे छूने से? तो अब असली घिन क्या होती है यह तुम्हें मैं बताता हूं। अभय की बात सुनकर श्री डर जाती है और उसे अपनी बड़ी आंखों से देखने लगती है। श्री की डर से बड़ी आंखों को देख अभय कुछ देर उसे देखता है और एक डेविल मुस्कान मुस्कुराकर अपने हाथ से श्री के पहने हुए सूट को पकड़कर उसके कंधे से नीचे करता है और उसके गले पर अपने होंठ रखकर उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। अभय के ऐसा करने से श्री डर जाती है और उसे उसके चेस्ट पर अपने हाथों को रखकर उसे पीछे की तरफ पुश करने लगती है। श्री अभय को अपनी पूरी ताकत से पूछ कर रही थी, लेकिन अभय पर उसकी कोशिश का कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से बस आंसू बहते जा रहे थे। अभय श्री की गर्दन, कंधे और गले पर किस और बाइट कर रहा था और साथ ही अपने हाथ को उसके खुली हुई पीठ पर चला रहा था। अभय की वाइट करने से श्री को बहुत दर्द हो रहा था और उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल रही थी। श्री अभय से छूटने की कोशिश करते हुए उससे अपनी रिक्वेस्ट भरी आवाज में कहती है, हुकुम सा, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। प्लीज छोड़िए, प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। श्री अभय से उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन अभय को तो जैसे उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह तो बस श्री पर अपना गुस्सा उतार रहा था। धीरे धीरे श्री की हिम्मत भी जवाब देती जा रही थी। श्री की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अभय श्री के गले पर किस कर ही रहा था कि तभी चेंजिंग रूम के दरवाजे पर दस्तक होती है।
दस्तक की आवाज सुनकर अभय अपनी साइंस में आता है और श्री को छौड़ी देता है और उससे अलग होकर अपने कपड़े सही करने लगते हैं। अभय के छोड़ते ही श्री उससे अलग होती है और वहीं पड़े अपने दुपट्टे को उठाकर उससे खुद को ढककर अपनी गर्दन झुकाकर से सिसकने लगती है। अभय श्री की सिसकियों की आवाज सुनकर उसे एक नजर देखता है और अपने कड़क आवाज में उससे कहता है, अगर तुम्हारी शॉपिंग हो गई हो तो मैं बाहर कार में वेट कर रहा हूं, जल्दी आओ। ये कहकर अभय चेंजिंग रूम का दरवाजा खोल देता है। अभय जब चेंजिंग रूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि चेंजिंग रूम के बाहर वही लड़की खड़ी थी जिसने श्री को ड्रेस ट्राई करने के लिए दी थी। अभय को चेंजिंग रूम से निकलता देख वह लड़की शोकड़ हो जाती है और अपनी गर्दन झुकाकर अभय से नजरें चुराते हुए घबराते हुए उससे कहती है, हुकुम साहब, एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप भी अंदर हैं। अभय उस लड़की की बात सुनकर उसे बिना कुछ कहे अपना कोट सही करते हुए वहां से चला जाता है। अभय के जाने के थोड़ी देर बाद श्री अपने पुराने कपड़ों में खुद को अपने दुपट्टे ढकते हुए अपना सर झुकाकर चेंजिंग रूम से बाहर आती है। श्री को बाहर आता देख वो लड़की श्री को अपनी चौंकी हुई नजरों से देखने लगती है। वो एम्प्लॉय श्री को देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर श्री के गले पर पड़े निशानों पर पड़ती है। श्री के गर्दन पर निशान को देखकर उस लड़की को एम्बेरसमेंट फील होती है और वह अपनी नजरें चुराते हुए श्री से उसकी गर्दन की तरफ इशारा करते हुए अपनी नर्वस आवाज में कहती है, वो मैम, आपके गले पर वो निशान। उस एम्प्लॉय की बात सुनकर श्री को थोड़ी शर्म महसूस होती है और वो अपने दुपट्टे से अपनी गर्दन के निशान को छुपा लेती है और उस लड़की के हाथ में उस ड्रेस को देते हुए उसे अपनी नजरें चुराते हुए अपनी धीमी आवाज में कहती है, आप इसे पैक कर दीजिए, हम बाहर वेट कर रहे हैं। यह कहकर श्री उस लड़की की बात सुने बिना वहां से अपने आंसू छुपाते हुए अपने तेज कदमों से निकल जाती है। कोलाज कैंटीन। प्रशांत और सांची। कोलाज की कैंटीन में बैठे हुए थे। प्रशांत सांची को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। प्रशांत सांची को शांत करा ही रहा था कि तभी एक आदमी उनके टेबल के पास आता है और अपने हाथ जोड़कर अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। प्रशांत और सांची उससे आदमी को देखकर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे अपनी कंफ्यूज नजरों से देखने लगते हैं। वह आदमी सांची की कंफ्यूज नजरों को देखकर उससे अपना सर झुकाकर रिक्वेस्पेक्ट भरी आवाज में कहता है, छोटी मालकिन, छोटे मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। उस आदमी के मुंह से छोटे मालिक सुनकर थोड़ी सी घबरा जाती है और पैनिक करने लगती है। उसे पैनिक करता देख प्रशांत उसे अपनी कंफ्यूज नजरों से देखता हुआ उसे कहता है, क्या हुआ एसएम, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? सांची प्रशांत की बात सुनकर पैनिक करते हुए उससे घबराते हुए उसे कहती है, छोटे मालिक मतलब आरव जी। सांची की बात सुनकर वह आदमी उसे फिर से अपनी रिक्वेस्ट भरी आवाज में कहता है, जी छोटी मालकिन, छोटे मालिक आपके कॉलेज के गेट के बाहर अपनी कार में है, उन्होंने आपको वहीं बुलाया है। उस आदमी की बात सुनकर सांची उससे कुछ नहीं कहती और कुछ सोचते हुए पैनिक करने लगती है। उसे पैनिक करता देख प्रशांत उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है और अपनी आंखों से उसे शांत होने का इशारा करता है और आरव के आदमी से कहता है, जी आप जाइए और अपने छोटे मालिक से कह दीजिए कि एसएम आ रही है। वो आदमी प्रशांत की बात सुनकर वह आदमी सांची को देखने लगता है। उस आदमी को खुद को देखता पाकर सांची शांत होती है और उसे धीरे से कहती है, जी जिया आप जाइए और आरव जी से कहिए कि मैं आ रही हूं। वो आदमी सांची की बात सुनकर अपना सर झुकाकर वहां से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद सांची घबराते हुए प्रशांत से कहती है, ये तुमने क्या किया? परेशान क्यों कहा कि मैं आ रही हूं? मुझे नहीं जाना उनके पास। तुम्हें नहीं पता जब मैं उनके पास होती हूं तो वो मेरे साथ कैसा बिहेव करते हैं। सांची की बात सुनकर प्रशांत उसे शांत करते हुए उससे कहता है, एसएम शांत हो जाओ। और किसने कहा कि तुम उसके पास जा रही हो? मैं तो बस उस आदमी को यहां से भेजने के लिए ये सब कह रहा था। तुम्हें उस आदमी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या कहा उस आदमी ने कि आरव मेन गेट पर खड़ा है? तो ठीक है, हमें ऐसा करते हैं, कोलाज के पीछे वाले गेट से निकल जाते हैं। ओके। प्रशांत की बात सुनकर
सांची उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उससे कहती है, हाँ ये ठीक रहेगा, तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो, वह मेरे घर वालों के सामने मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। ये कहकर सांची और प्रशांत कोलाज कैंटीन से निकलकर कोलाज के पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रशांत और सांची कोलाज के पीछे वाले गेट से निकलकर कोलाज से बाहर चले जाते हैं। कोलाज से बाहर आकर प्रशांत सांची को अपनी बाइक पर बैठाकर उसके घर की तरफ चल देता है। दूसरी तरफ आरव अपनी कार में बैठा सांची का वेट कर रहा था। सांची का वेट करते करते आरव को आधा घंटा हो गया था। हर बीतते वक्त के साथ आरव का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जब आरव से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह अपने आदमी को देखकर अपनी कड़क आवाज में उससे कहता है, तुम अंदर जाओ और चेक करो कि जाना को इतनी देर क्यों लग रही है। 2 मिनट कहा था उसने, लेकिन आधा घंटा हो चुका है। जाओ और देखो कि वो अभी तक क्यों नहीं आई। आरव बात सुनकर उसके पास खड़ा आदमी अपना सर झुकाता है और कोलाज के कैंटीन की तरफ चला जाता है। आरव का आदमी जब कोलाज कैंटीन में उस टेबल के पास आता है तो देखता है कि सांची और प्रशांत वहां नहीं थे। वो आदमी सांची और प्रशांत को ना पाकर आरव का आदमी डरते हुए आरव को कॉल करता है और उससे अपनी डरी हुई आवाज में कहता है, छोटे मालिक, छोटी मालकिन यहाँ नहीं है और न यहाँ उनका दोस्त है जिसके साथ छोटी मालकिन बैठाकर बातें कर रही थी। अपने आदमी की बात सुनकर आरव को बहुत गुस्सा आता है और उसकी पकड़ अपने फोन पर मजबूत होती जाती है। उस आदमी की बात सुनकर आरव उससे बिना कुछ कहे फोन कट कर देता है और अपने फोन को गुस्से से अपनी कार की सीट पर फेंककर तमतमाता हुआ खुद से कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया जाना। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बात को कभी भी डालने की कोशिश मत करना। तुम्हारी इस हरकत ने मेरे गुस्से की आग में घी का काम किया है। अब तुम देखो कि नहीं क्या करता हूं। अब तुम खुद मेरे सामने गिद्दा गिद्दाते हुए कहोगी कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। यह कहकर आरव अपने ड्राइवर को वहां से चलने के लिए कहता है। आरव की बात सुनकर उसका ड्राइवर कार स्टार्ट कर कर वहां से चल देता है। प्रताप मेंशन। संध्या का कमरा। संध्या अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बैठी किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त नाराजगी और गुस्सा साफ साफ झलक रही थी। संध्या अपने फोन पर बात करते हुए किसी से अपनी नाराज हुई आवाज में उससे कहती है, नहीं, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। हम आपसे बहुत नाराज हैं। आप हर बार यही कहते हैं कि आप हमारे साथ वक्त गुजारेंगे, हमें घुमाने ले जाएंगे, लेकिन नहीं, आप हर बार ऐसा ही कहते हैं और हर बार अपनी बात से मुकर जाते हैं। उल्टा इतने दिन हो गए आपने ना हमें फोन किया, ना मिलने की कोशिश की। क्या आपको हमारी याद नहीं आती? संध्या की बात सुनकर दूसरी तरफ से एक शख्स उसे मनाते हुए अपनी पपियार भरी आवाज में उससे कहता है, अरे मेरी जान, नाराज क्यों होती हो? और किसने कहा कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती? मुझे तो तुम्हारी याद सुबह शाम आती है। वह तो बस काम के सिलसिले में बिजी था, तो इसलिए तुमसे ना फोन कर पाया ना मिल पाया। प्लीज नाराज मत हो, तुम्हें पता है ना कि तुम नाराज होती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। संध्या उस आदमी की बात सुनकर संध्या अपना मुंह बनाते हुए उससे नाराजगी जताते हुए कहती है, काम काम काम, बस हर वक्त काम याद रहता है आपको। हम तो कभी याद ही नहीं रहते। अगर ऐसा ही चलता रहा है ना तो देख लीजिएगा, हम आपको छोड़कर किसी और से शादी कर लेंगे, किसी ऐसे इंसान से जिसके लिए काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हम होंगे और जो हमसे बहुत प्यार करेगा। फिर आप रहिएगा अपने काम के साथ। संध्या की बात सुनकर वह आदमी अपने गुस्से से भरी आवाज में उससे कहता है, खबरदार, जो ऐसा दोबारा कहा तो और किसी और से शादी कर तो दिखाओ, जान ले लूंगा उसकी, जो तुम्हें दुल्हन बनाने के लिए तुम्हारे घर पर आएगा। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सब कुछ सिर्फ मेरे लिए है। संध्या उस आदमी की बात सुनकर थोड़ी मुस्कुराती है और उससे कहती है, अच्छा जी, जान ले लेंगे आप उसकी, इतना प्यार करते हैं मुझसे। संध्या की बात सुनकर दूसरी तरफ से वह आदमी अपनी शरारत भरी आवाज में उससे कहता है, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं ये तो तुम्हें शादी की रात हमारे बिस्तर पर पता चल ही जाएगा। उस आदमी की बात सुनकर संध्या शर्मा जाती है और उससे शर्माते हुए कहती है, बेशर्म, कहीं के शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। संध्या की बात सुनकर दूसरी तरफ से वह आदमी उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है,
शर्म तो बहुत आती थी, लेकिन तुम्हारे प्यार ने बेशर्म बना दिया जाने मन। उस आदमी की बात सुनकर संध्या अपने बच्चों जैसी रोनी आवाज में उससे कहती है, प्लीज जल्दी आइए ना, आई मिस यू। संध्या उस आदमी से बात कर ही रही थी कि तभी पीछे से उसके कानों में एक आवाज पड़ती है, संध्या किससे बात कर रही हैं आप? उस आवाज को सुनकर संध्या जल्दी से अपना फोन कट करती है और अपने बिस्तर से खड़ी होकर पीछे पलटकर देखती है। संध्या जब पीछे पलटकर देखती है तो अपने सामने खड़े इंसान को देखकर शोकड़ हो जाती है और उसे अपनी आंखें बड़ी कर कर देखने लगती है।